हाँ, इस वीडियो में हम आपको अपेंडिक्स की एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो कल आपको बता दी गई थी। आज हमें अपेंडिकुलर ओरिफिस के बारे में बताना है। तो अपेंडिकुलर ओरिफिस क्या है, ये कैसे खुलता है, कहाँ खुलता है। जैसा कि इसका नाम है अपेंडिकुलर ओरिफिस, माने अपेंडिक्स की जो ओपनिंग है वो कहाँ होती है। तो इस फिगर में आप देखेंगे तो ये है अम्बिलाइकस और ये है बेस ऑफ अपेंडिक्स। यहीं पर होती है अपेंडिक्स की ओरिफिस। पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस। ये जहाँ पर इलियम और सीकम मिलते हैं उसको हम नाम देते हैं इलियोसिकल ओरिफिस। और उसके ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे ये इसका बेस होता है। कहाँ पर होता है तो सीकम के पोस्टेरोमीडियल वाल पर, पोस्टीरियरली हो और मीडियली हो, तो वहीं पर इसकी ओपनिंग होती है। पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस। जहाँ इलियम खुलती है सीकम में, उसके ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे ये अपेंडिक्स की ओरिफिस होती है। इसको ओरिफिस को या इस ओपनिंग को कवर करने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत ही पतला फोल्ड होता है या वाल्व होता है, जिसको हम साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखते हैं वाल्व ऑफ गरलैक। गरलैक नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था और उन्हीं के नाम पर इस वाल्व का नाम हम रखते हैं वाल्व ऑफ गरलैक। ये वही म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत पतला सा ये वाल्व होता है जो अपेंडिक्स की ओपनिंग को कवर करता है। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट बताया जाएगा, मार्क्ड ऑन द सरफेस बाय ए पॉइंट सरफेस situated 2 centimeter below the junction of transtubercular and right lateral plane। ये रहा आपका राइट लेटरल प्लेन और ये रहा आपका लेफ्ट लेटरल प्लेन, यानी वे प्लेन जो एब्डामेन को 9 डिवीजन में बांटने के लिए वर्टिकल शेप में होते हैं, एक राइट साइडेड और एक लेफ्ट साइडेड। जो राइट साइडेड है इसी को हम नाम देते हैं राइट लेटरल प्लेन। ये देखिए, तो इसको इसमें 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होते हैं। एक होता है पाइलोरिक प्लेन ऊपर वाला और दूसरा होता है इंटर ट्यूबरकुलर। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंटर ट्यूबरकुलर, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये देखिए नीचे वाली जो लाइन है, यानी ये दोनों मिलकर के एब्डामेन को 9 डिवीजन में बांटते हैं। तो जो नीचे वाला प्लेन है एक इसको नाम देते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर। ट्रांस ट्यूबरकुलर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है। और दूसरा ये जो ट्यूबरकिल होता है इलियम के इलियक क्रेस्ट पर एक छोटा सा उभार होता है, लगभग एंटेरियर सुपीरियर इलियक इनका स्पाइन के लगभग 5 सेंटीमीटर बैक होता है। तो दोनों साइड में, दोनों इलियम में होगा। उसी ट्यूबरकिल को क्रॉस करते हुए लाइन जाती है, इसलिए इसका नाम हम देते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। यानी वह प्लेन जो दोनों ट्यूबरकिल्स को, यानी राइट और लेफ्ट इलियम के क्रेस्ट पर बने हुए ट्यूबरकिल को क्रॉस करते हुए जाती है, टच करते हुए जाती है। तो ये प्लेन और ये प्लेन जो राइट लेटरल प्लेन है, दोनों जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसी को कहते हैं जंक्शन ऑफ ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड राइट लेटरल प्लेन का जंक्शनिंग पॉइंट। तो सरफेस पर
इसको हम मार्क करते हैं इसी नाम से। तो इससे ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे, ये देखिए, इस क्रॉसिंग के 2 सेंटीमीटर नीचे ये होती है ओरिफिस किसकी? अपेंडिक्स की। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि मकबर्निस पॉइंट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की केस में, यानी वो व्यक्ति जिसमें अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो यह पॉइंट इतना सेंसिटिव हो जाता है, हाईली सेंसिटिव होता है। आप इस पर फिंगर रखे नहीं तो दर्द की फीलिंग उसको होना शुरू हो जाती है। तो ये मोस्ट टेंडरनेस पॉइंट होता है, मैक्सिमम टेंडरनेस होता है ड्यूरिंग अपेंडिसाइटिस के केस में। यानी जब व्यक्ति अपेंडिसाइटिस से पीड़ित होता है तो यहाँ पर सीवियर पेन की फीलिंग, हाई सेंसिटिविटी हो जाती है। और द पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ lateral 1/3 of medial and medial 2/3 of line joining the right anterior superior iliac spine to umbilicus। ये है umbilicus और ये है anterior superior iliac spine। यहाँ से एक अगर इमेजिनरी लाइन आप सीधे खींच दो umbilicus से लेकर के, ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्या है? ये हिप बोन में जो ऊपर का पार्ट, इलियम पार्ट होता है, उसका जो अपर मोस्ट बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। और वो जहाँ एंटीरियरली जहाँ उसका एंड होता है वहाँ पर थोड़ा वो प्रोजेक्टरी हो जाता है, उसी को नाम देते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वो बैक में भी होता है तो उसका नाम होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन अगर अम्बिलाइकस तक आप खींच दो तो इसके लेटरली 1/3, ये देखिए लिखा भी गया है लेटरल 1/3, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेटरल 1/3 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है मीडियल 2/3। तो जहाँ इसका जंक्शनिंग पॉइंट है वहीं पर ये होता है मैकबर्निस पॉइंट। अब देख लीजिए इसका ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है इसका ल्यूमेन कितना कैसा होता है? तो क्वाइट स्मॉल में बी पार्शियली आर कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड आफ्टर मिड एडल्ट लाइफ। यह बहुत नैरो होता है, छोटा होता है और ये कभी कभी पार्शियली या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रायः 30 एज के बाद ये क्लोज हो जाता है, लेकिन उसके पहले ओपन होता है। और यही कारण होता है कि बिलो 30 अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रूट जूस या कोई और बाहरी सब्सटेंस की एंट्री करने का रास्ता मिलता है, वो उसमें जाता है और निकल नहीं पाता है, तो उसमें वो सड़ने लगता है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है? अपेंडिसाइटिस। लेकिन 30 एज के बाद यह प्रायः कंप्लीटली बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो नो एंट्री हो जाता है, उसमें किसी भी तरह का फ्रूट जूस पार्टिकल्स या कोई अन्य बाहरी सब्सटेंस एंट्री करने से रुक जाता है। इसलिए अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम 30 एज वालों के ऊपर नहीं के बराबर होती है। अब पेरिटोनियल रिलेशन इसका देखिए, तो सस्पेंडेड बाई स्मॉल ट्राइएंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। यहाँ पर एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो इसको ट्राइएंगुलर इन शेप होता है, जो अपेंडिक्स को कवर करता है, तो उसको हम नाम देते हैं मीजो अपेंडिक्स या अपेंडिकुलर मेसेंट्री। मेसेंट्री क्या है? जो इंटेस्टाइन के बैक में फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम रिलेट करती है, टच करती है, अटैच होती है, उसी को मेसेंट्री बोलते हैं। तो अपेंडिकुलर आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई में देखिए इसको कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड की सप्लाई करती है? तो अपेंडिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ लोअर डिवीजन ऑफ इलियोसिकल आर्टरी। इलियोसिकल आर्टरी यानी वह आर्टरी जो इलियम और सिकम दोनों को ब्लड की सप्लाई करती है, उसी आर्टरी की एक ब्रांच निकल करके अपेंडिक्स में जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया
अपेंडिकुलर आर्टरी, यानी वो आर्टरी जो अपेंडिक्स को ब्लड की सप्लाई करे। तो उससे बढ़िया नाम, इससे बढ़िया या सटीक नाम और भला क्या हो सकता है। तो यही वो ब्लड वेसल है जिसका नाम है अपेंडिकुलर आर्टरी। ये इलियोसिकल आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो अपेंडिक्स को ब्लड की सप्लाई करती है। अब आइए नर्व सप्लाई देखते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये दोनों नर्व इसको सप्लाई करती हैं। तो कैसे होता है, सिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम T9 and T10 segment through plexus ये सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से निकलती है, T9 और T10 सेगमेंट से निकलती है। तो इसी के नेटवर्किंग के द्वारा इसको नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो कहाँ से आती है, तो वो वैगस, फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द वैगस नर्व। तो इस तरह से आपने देखा कि अपेंडिक्स के लिए इसका जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है कैसे है, क्या है, इसका ल्यूमेन और इसका पेरिटोनियल रिलेशन, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई। बाकी अब अगले एपिसोड में हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी या अप्लाइड एनाटमी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे।